वेलकम टीचर्स, स्वागत है आपका विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस में। मैं विक्रम। आज का संडे स्पेशल हम रखेंगे 100 एमसीक्यू के साथ और डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज ऑफ। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है, क्यों? इट डज नॉट हैव द शेप लाइक ऑफ नेचुरल पर्सन, it can be used in the court of law, it is invisible and intangible, it exists only in the contemplation of law. So हम इसमें से अगर राइट आंसर ऑप्ट करें तो सी वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज कंपनी इज वर्किंग एज एन इनविजिबल एंड इंटेंजिबल पर्सन, सो इट वुड बी द राइट आंसर। सेकंड, क्वेश्चनर मेथड इज यूज फॉर कलेक्टिंग। देखिए, क्वेश्चनर मेथड का प्रयोग हम बेसिकली किस में करते हैं? प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। क्वेश्चनर मेथड इज जनरली यूज फॉर कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा आज का, इन वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम, इन वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम फाइल्स एंड फोल्डर्स आर केप्ट। देखिए होता क्या है, सबसे पहले पता लगा ले वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम। ऑफिस जो सिस्टम होता है हमारा बेसिकली, उसमें दो प्रकार के सिस्टम हम फॉलो करते हैं, एक वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम और एक लेटरल यानी कि हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम। तो वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम में हम बेसिकली जो फाइलें रखते हैं वो स्टैंडिंग अपराइट पोजीशन में रखते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु इज ए डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर इज ऑल्सो टू बी नोन एज स्लीपिंग पार्टनर, जो कि केवल फर्म में पैसा लगाता है और वर्किंग नहीं करता या एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट नहीं रखता। तो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस वन? ऑप्शन ए है हमारा, वन हु वर्क्स हु टेक्स नो एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द following interest and dividend is payable even if the company does not earn profit। यदि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती तो हम पार्टिकुलरली इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड करते हैं किन पर? दैट वी जनरली पेड ऑन द डिबेंचर्स बोरोड कैपिटल, क्योंकि बोरोड कैपिटल जनरली क्रिएट्स ए काइंड ऑफ चार्ज अगेंस्ट द फर्म्स और कंपनीज एसेट्स। सो डिबेंचर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, speculators a person who do the legal gambling, who apply for shares in a new companies and expect to sell them at a premium are called as। स्पेकुलेटर्स बेसिकली कौन होते हैं? वो व्यक्ति होते हैं जो कि बेसिकली लीगल गैम्बलिंग करते हैं और शेयर्स को जो है ना नई कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं और उनको फ्यूचर में एक प्रीमियम अमाउंट पर बेचने की जो है ना कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम बेसिकली स्टैग कहते हैं। दे आर टू बी कॉल्ड एज स्टैग। स्टैग बेसिकली एक काइंड ऑफ अगर हम बात करें तो हिरन होता है, लेकिन हिरन की खासियत क्या है कि वो एक ही पल में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की कैपेसिटी रखता है। तो ऐसे ही स्पेकुलेटर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बेसिकली शेयर्स को, नई कंपनीज के शेयर्स को खरीदकर उनसे प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द इरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो इरा है दैट इज बिलोंगिंग टू 1880 टू 1930। 1880 से 1930 तक का इरा हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का इरा कहलाता है। इसमें अब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बेसिकली क्या किए थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट को जो है ना प्रोड्यूस किया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन किया था। ही इज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। और उन्होंने इस जीवन काल के दौरान साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी सारे प्रिंसिपल्स दिए और कुछ टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स भी डिस्कस की, जो कि हमने अपनी पहली क्लासेस में डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन लीव द सोसाइटी बाय। जो मेंबर होता है, ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन लीव द सोसाइटी बाय। जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कब छोड़ सकता है? ऑप्शन ए हमारे पास है, ट्रांसफरिंग हिज शेयर्स टू अनदर पर्सन विदाउट एनीबॉडी कंसेंट, ट्रांसफरिंग हिज शेयर्स टू अनदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, ट्रांसफरिंग हिज शेयर्स टू ए फेलो मेंबर,
or withdrawing his capital from the society. So he can leave the organization by withdrawing his capital from the society. Option D will be the right answer for this one. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ए पब्लिक कॉर्पोरेशन मीन्स, ए पब्लिक कॉर्पोरेशन बेसिकली एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है जिसको हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा रजिस्टर्ड करते हैं, जिसका निर्माण होता है, तो इसका दूसरा नाम जो है वो क्या रहेगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर preference shares. Which type of preference they are to be called as non convertible preference share? जिनको कि आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो शेयर्स हमारे बेसिकली क्या कहलाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल। कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, वो कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको यदि किसी साल पार्टिकुलरली ईयर का डिविडेंड नहीं मिला है तो नेक्स्ट ईयर उनको पहले पिछले साल का डिविडेंड दिया जाएगा, उनको हम कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। नॉन कॉम्युलेटिव को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि यदि किसी साल डिविडेंड ना मिले तो अगले साल उनका लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया जाएगा, उनको केवल उसी साल का डिविडेंड दिया जाएगा जिस साल के लिए उनका डिविडेंड अब ड्यू हुआ है। एंड रिडीमेबल मींस जिनको हम कंपनी के समापन से पहले, लिक्विडेशन से पहले, वाइंडिंग अप से पहले ही पेमेंट करते हैं एक फिक्स पीरियड में, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IRDA, इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, IRDA स्टैंडिंग फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन मेंबर्स, कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन मेंबर्स। तो इसमें बेसिकली एक चेयरमैन के साथ 9 मेंबर से ज्यादा मेंबर नहीं होते, तो हम इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर टिक करेंगे। यू हैव टू मेमोराइज इट कि एक IRDA जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IRDA जो है उसमें एक चेयरमैन और चेयरमैन के साथ 9 मेंबर से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। एन ओपन ऑफिस, एन ओपन ऑफिस हैज द बेनिफिट ऑफ, देखिए ओपन ऑफिस होता क्या है बेसिकली, ओपन ऑफिस का मतलब है कि एक ऐसा ऑफिस जो कि जो मतलब जिसका कोई पार्टिकुलरली कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी बिल्कुल टोटली वो ओपन है फॉर यूटिलाइजिंग द कस्टमर्स। तो ऐसे ऑफिस में सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट होता है इकोनॉमी का, क्योंकि ये बिना किसी कॉस्ट के हमें अवेलेबल होते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रकार से आप कह सकते हो कि हमें अवेलेबल होते हैं, इनकी कोई प्राइवेसी नहीं होती, इनफ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं होती और एफिशिएंसी जो है वो नहीं होती, तो ये इकोनॉमिकली हमारे लिए सुटेबल होते हैं। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म डेट्स इज, अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर की इन द रिस्पेक्ट ऑफ फर्म डेट्स, तो वो अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड अप टू, लिमिटेड वर्ड जहां पर आया वो तो हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, लिमिटेड अप टू अमाउंट ऑफ गारंटी नहीं कंसीडर करेंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अनलिमिटेड इनकी लाइबिलिटी होती है, तो हम ये कहेंगे कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर स्टार्टेड टू हेल्प लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल, तो ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल लोअर या मिडिल क्लास जो है ना इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों की सहायता के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली क्या क्रिएट करती है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट करती हैं। ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, जो कि मिडिल और लोअर लेवल पीपल्स की मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिक्योरिटीज मर्चेंट्स डीलिंग इन शेयर्स इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स आर कॉल्ड एज, ऐसे व्यक्ति, ऐसे सिक्योरिटी मर्चेंट्स जो कि शेयर्स में या पार्टिकुलरली किसी प्रकार की सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जोबर बोलते हैं, दैट इज टू बी नोन एज जोबर। इट इज ए स्टॉक मार्केट ट्रम, इनको हम जोबर बोलते हैं। ब्रोकर्स एंड जोबर्स में डिफरेंस होता है, ब्रोकर्स वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के आधार पर लोगों को मतलब ट्रेडिंग करने करवाते हैं, और जोबर खुद से ट्रेडिंग करते हैं, ये किसी की मदद नहीं लेते, ये खुद शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं और उनको सेल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ शेयर होल्डर डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स, कौन से शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो दो प्रकार के शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट हैविंग द वोटिंग राइट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। A sleeping partner, that is to be known as dormant partner, is one who contributes capital, takes active participate, हमने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा था, पार्टिसिपेट तो करता नहीं है,
कंट्रीब्यूट मेंबर्स, मेंबर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका, मटेरियल्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट मींस दे कंट्रीब्यूट द कैपिटल इन द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजरियल ग्रिड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल लीडरशिप स्टाइल्स। अगर हम बात करते हैं मैनेजरियल ग्रिड की तो इट इज ए काइंड ऑफ टेक्निक जहां पर बेसिकली लीडर्स को ये बताया गया कि कितने प्रकार के जो है लीडरशिप स्टाइल्स वहां हो सकते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके लिए हम ऑप्शन सी को ऑप्ट करेंगे। 81 जो है ना लीडरशिप स्टाइल्स डिफाइंड किए गए हैं मैनेजरियल ग्रिड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है ए फर्म विच आउटसोर्सेज इट्स वर्क रिक्वायर्स। अगर कोई फर्म आउटसोर्स करती है अपने काम के लिए तो उसको अपने काम का जो है ना आउटसोर्सिंग करती है तो उसको किस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, मोर एम्प्लॉइज की, लेस एम्प्लॉइज की, स्किल्ड एम्प्लॉइज की, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉइज की। तो अगर वो आउटसोर्सिंग ही कर रही है तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है बाहर से सर्विस लेना जो कि अपने आप में स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। और ऐसे फर्म को जो कि अपने काम के लिए अगर बाहर से आउटसोर्सिंग कर रही है तो उनको कम एम्प्लॉइज की जरूरत होती है, लेस एम्प्लॉइज की उनको रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 है विच शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। किन को हम रियल ओनर मानते हैं? द पर्सन हु हैविंग द वोटिंग राइट्स आर टू बी टर्म्ड एज रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड आउट ऑफ दीज equity shares are only the person or only the shareholder who having the voting rights, so they are to be termed as a real owner of the company. And what about the preferential shareholder, deferred shareholder, and convertible preference shareholder? They don't having any kind of voting rights. The liability of partner in a firm is, liability of partner in a firm is unlimited। कैसी लाइबिलिटी होती है इनकी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आई होप ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑफिस इज ए प्लेस। ऑफिस एक प्लेस है जहां पर बेसिकली हम काम करते हैं, ऑफिस वर्क इज टू बी डन, काम किया जाता है। तो ऑफिस इज ए पार्टिकुलर प्लेस वेयर वर्क इज टू बी डन, काम जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है विच इंडेक्स सिस्टम इज यूज्ड व्हेन स्मॉल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड अबाउट कस्टमर्स। वो कौन सा इंडेक्स सिस्टम है जहां पर हम बेसिकली क्या करते हैं, स्मॉल जो इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है कस्टमर्स को समझने के लिए या उनको उनसे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो हम उसमें बेसिकली स्ट्रिप इंडेक्स का जो है ना यूटिलाइजेशन करते हैं, स्ट्रिप इंडेक्स को हम बेसिकली फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेयर्स ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आर कॉल्ड एज। शेयर्स जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा ट्रेड किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कौन सी मार्केट कहलाती है बेसिकली? दैट इज टू बी टर्म्ड एज प्राइमरी मार्केट। हम उसको किस नाम से बुलाते हैं? प्राइमरी मार्केट के नाम से सॉरी सॉरी दैट इज टू बी टर्म्ड एज सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में ही बेसिकली शेयर्स की डीलिंग्स होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। बाइंग एंड सेलिंग हम बेसिकली किस में करते हैं? सेकेंडरी मार्केट में। व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहां पर फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू किए जाते हैं, इसको न्यू इश्यूएंस मार्केट या जो है ना फर्स्ट टाइम इशू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट इज टू बी टर्म्ड एज सेकंड हैंड मार्केट, जहां ऑलरेडी जो शेयर्स इशूड हो चुके हैं उनमें ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ हम इसका ऑप्शन क्या ऑप्ट करेंगे? सेकेंडरी मार्केट ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज सेट अप इन इंडिया। जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना एस्टेब्लिश किया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज proves a burden on finance of the company when company is not earning the profits। जब कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमाती है तो उस कंडीशन में भी हमें अगर पेमेंट्स करनी पड़े रिटर्न्स के तौर पर, तो ऐसा कौन सा सोर्स होता है? तो डिबेंचर्स एकमात्र ऐसे सोर्स हैं जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट हर हाल में पेड करना होता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या कंपनी प्रॉफिट्स ना कमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पार्टनरशिप एंटिटी इज, द पार्टनरशिप एंटिटी इज, पार्टनरशिप एंटिटी क्या होती है? पार्टनरशिप एंटिटी एक लीगल एंटिटी होती है, हाँ लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी एंड अकाउंटेबल एंटिटी होती है, हाँ लीगल एंटिटी के साथ वो अकाउंटेबल भी होती है। नाइदर एंटिटी, ये तो हो ही नहीं सकता। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विदाउट लीगल स्टेटस, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक लीगल एंटिटी के साथ साथ अकाउंटेबल एंटिटी भी होती है, इसके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। Preference shares are those shares which carry preferential right in respect of।
तो ऐसे शेयर होल्डर को बेसिकली दो चीजों में राइट होता है, एक तो डिविडेंड्स में और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। तो ऑप्शन सी इट सीम्स टू बी दिस काइंड ऑफ ऑप्शन, बोथ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, जिनमें दोनों में अधिकार होता है उनको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सोसाइटीज आर वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स framed to reap the benefits of large scale farming and scientific lines। तो ऐसी सोसाइटीज को हम कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के नाम से जानते हैं, जो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है, दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पहले ही देखा, कि वो सोसाइटी होती है जो मिडिल और लोअर लेवल इनकम ग्रुप के जो पीपल्स होते हैं उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए बनाई जाती हैं। प्रोड्यूसर्स जो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए क्रिएट की जाती है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है बेसिकली जो मार्केट में किसानों के लिए रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करते हैं, उनको सस्ते दामों में खरीद के उनको प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आइए देखते हैं। इफ ए जर्नल मैनेजर आस्क द if a general manager asks the sales manager to recruit some salesman on his behalf, it is an instance of, in general manager asks the sales manager to recruit some salesman on his behalf, it is an instance of। तो इसको हम बेसिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। जब एक जनरल मैनेजर सेल्स मैनेजर को टू रिक्रूट, सेल्स मैनेजर को रिक्रूट करने के लिए, किसी सेल्समैन को रिक्रूट करने के लिए पावर देता है, तो उसको हम किस तौर पर, किसके एग्जांपल, किस पार्टिकुलर एग्जांपल के तौर पे जानते हैं, उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये क्वेश्चन क्या है ये फिर देखते हैं। इन ए जर्नल मैनेजर, if a general manager ask the sales manager to recruit some salesman on his behalf, यानी कि कोई जनरल मैनेजर किसी पार्टिकुलरली सेल्स मैनेजर को अपने बिहाफ पर किसी सेल्समैन को रिक्रूट करने के लिए बोलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। यस, दैट इज टू बी नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एंड डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपने अपनी लाइबिलिटी किसी दूसरे के कंधे पे डाल दी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपने स्पेसिफिक ग्रुप में विद द लिमिटेड स्कोप के तहत जो है ना पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। डिवीजन यानी एम्प्लॉइज को आपने प्रेफरेंस दी है, और डिवीजन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अथॉरिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन। बट इफ दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज नॉट एग्जिस्ट, सो हम इसको क्या रखेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरप्लस जनरेटेड बाय कॉपरेटिव्स इज, सरप्लस जनरेटेड बाय कोऑपरेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ। जो सरप्लस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, वो बेसिकली किस फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड काइंड, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, और डिविडेंड एंड बोनस। सो इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड बोनस। तो इसको हम डिविडेंड एंड बोनस के तौर पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो प्रॉफिट होते हैं उनको डिविडेंड और बोनस के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, द लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी इज रेस्ट्रिक्टेड टू। हमने पहले भी पढ़ा था, पब्लिक कंपनी के अंदर देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो कोई लिमिट नहीं होती इनके ऊपर, कितने भी मेंबर्स इसके अंदर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मींस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मींस जहां पर हम अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर्स देते हैं, परमिशंस देते हैं। तो गिविंग परमिशन टू सबऑर्डिनेट टू डू हिज वर्क, कन्वेइंग व्हाट द सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू डू, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिपार्टमेंटलाइजिंग एक्टिविटीज। तो हम बेसिकली किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, यहाँ सबऑर्डिनेट को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको परमिशंस देते हैं, पावर्स देते हैं फॉर डूइंग द वर्क। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन 34, द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर्स आर गिवन टॉप प्रायोरिटी।
कौन सा इनमें से जो है मॉडल बेसिकली इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द कस्टमर्स आर गिवन द टॉप प्रायोरिटी, यानी कि कस्टमर और के राइट्स को और उनके इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, दैट विल बी द वेंडर मॉडल। वेंडर मॉडल बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, जो कि कस्टमर्स के इंटरेस्ट और राइट्स को प्रेफर करता है, उनको टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। What is called to buying of shares by taking money from brokers? ब्रोकर से पैसा लेकर ब्रोकर से पैसा लेकर शेयर्स को खरीदने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिन ट्रेडिंग। नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? देखिए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब होता है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से पार्टिकुलरली प्रोडक्ट निकालते हैं, और हंटिंग इज ए काइंड ऑफ सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। हंटिंग को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मानते हैं। बाकी अदर्स की अगर बात की जाए तो कैटल ब्रीडिंग, फॉरेस्ट कल्टीवेशन, ये जो हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज के पार्ट माने जाते हैं। फ्लोर मिल्स आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, जिनके अंदर हम बेसिकली रॉ मटेरियल्स नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर और उनको यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 डिफाइन किए गए हैं। 200 मेंबर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम मेंबर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 200 मेंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा जो है वो इस प्रकार से है, द इंडस्ट्री विच इज कंसर्न्ड विद ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स। ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है, मतलब एक प्लांट और मतलब दो प्लांटों को मिलाकर एक नई जो है ना प्रजाति का जन्म करना, और एनिमल्स विच आर यूज्ड इन रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड एज। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम बेसिकली जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट मानते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए तो बेसिकली इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर हम बेसिकली 2 प्रकार की इंडस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और जेनेटिक इंडस्ट्री का ये जो है ना एग्जांपल हमारे सामने दिया गया है। लेआउट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ, कौन सा लेआउट ऐसा होता है जो कि बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ होता है? तो बेसिकली हम ऐसे लेआउट को ग्रुपिंग लेआउट के नाम से जानते हैं। ग्रुप लेआउट, ग्रुप लेआउट बेसिकली क्या होता है? एक प्रकार की एक जैसी एक्टिविटीज को हम एक सीक्वेंस में जो है ना डिस्कस करते हैं, सीक्वेंस में उनको रखते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रुप लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड यदि हम फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो हमारा फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है द एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की आप स्पेलिंग नोट कर सकते हैं, AMSTERDAM, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है 1602 ईस्वी में जो है ना एस्टेब्लिश किया गया। 1602 ईस्वी के अंदर इसको हमने एस्टेब्लिश किया, दैट इज टू बी टर्म्ड एज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 41, मॉड्यूलर फर्नीचर। मॉड्यूलर फर्नीचर कौन सा फर्नीचर होता है? तो आपने देखा होगा आजकल जो है घरों में फोल्डेबल फर्नीचर लोग लगवा लेते हैं, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलर फर्नीचर। बेसिकली इससे हमारी किस समस्या का समाधान होता है? क्या उससे हमारी कॉस्ट का समाधान होता है? क्या कॉस्ट को सेव करता है? क्या ये टाइम को सेव करता है? क्या ये स्पेस को सेव करता है? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है? तो इससे बेसिकली स्पेस की प्रॉब्लम हमारी दूर होती है, तो दैट इज टू बी नोन एज स्पेस, saves the space problems. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर। बैंक ओवरड्राफ्ट को हमने किस पार्टिकुलर के लिए सबसे बेस्ट सोर्स मानते हैं? कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए बेस्ट माना जाता है? तो बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ले जाता है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, when a right to sell a security is acquired it is known as। जब पार्टिकुलरली किसी सिक्योरिटी को बेचने का अधिकार हमें मिलता है तो हम उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन, दैट इज टू बी टर्म्ड एज पुट ऑप्शन। एंड व्हाट इज कॉल ऑप्शन? when the right to acquire or to purchase a security is acquired it is known as call option।
जब ये राइट किसी सिक्योरिटी को खरीदने के लिए हो तो उसे हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं, और किसी सिक्योरिटी को बेचने के लिए हो तो उसे हम पुट ऑप्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डबल ऑप्शन। डबल ऑप्शन का मतलब है ऐसा ऑप्शन जो कि सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने दोनों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस इज एज पर प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956, तो दैट इज 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स होते हैं बेसिकली इन द बैंकिंग सेक्टर एज पर द प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी किससे संबंधित होती हैं? बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ के लिए जो है बेसिकली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसिडर की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, ए नॉमिनल पार्टनर इज, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बेसिकली फर्म्स में रिस्क बेयर तो होता है लेकिन प्रॉफिट्स में उसको कोई शेयर नहीं मिलता। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। एंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, ये तो गलत हो गया। नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर, ये भी गलत हो गया क्योंकि वो लाइबल होता है। नॉट एबल टू थर्ड पार्टीज, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, द रिटर्न ऑफ शेयर्स टू द कंपनी इज नोन एज, हियर रिटर्न स्टैंडिंग फॉर वॉलेंट्री रिटर्न, वापसी करना। तो शेयर्स को जब कोई अपनी इच्छा के साथ वापस कर देता है कंपनी को तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरेंडर ऑफ द शेयर्स। तो ऑप्शन ए ही हमारा जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, उसको हम सरेंडर ऑफ शेयर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रेज फंड्स बाय, पार्टनरशिप फर्म, देखिए पार्टनरशिप फर्म जो है वो किससे पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती? वो बैंक लोन ले सकती है, हाँ ले सकती है। क्या वो पार्टनर के लोन से पैसा अरेंज कर सकती है? कर सकती है। क्या वो पार्टनर कैपिटल से अरेंज कर सकती है? कर सकती है। डिबेंचर्स आर जनरली इशूड बाय कंपनीज, तो डिबेंचर से वो पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती। कैन नोट पूछा है यहाँ पर, तो डिबेंचर से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती, ये हमारा इसका राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा। 49th क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड टू द, जो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर होती है पब्लिक कंपनी में वो कहां तक लिमिटेड होती है? वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर तक लिमिटेड होती है। ध्यान रखिएगा। इसका मैं एग्जांपल लेकर अगर समझाऊं तो मान लीजिए मिस्टर ए जो है एक शेयर होल्डर है, उसने जो है कंपनी के 100 शेयर्स परचेज कर रखे हैं, 100 शेयर परचेज कर रखे हैं जो कि 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल जो है अमाउंट उसकी बनती है 1000 रुपए। और इसमें से कंपनी में से उसने जो है 800 रुपए सपोज पेड कर दिए हैं, तो जो नेट अमाउंट है 200 रुपए, अब उसकी लाइबिलिटी केवल यहां तक ही लिमिटेड होगी। तो इसका मतलब है जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है 1000 रुपीज, टोटल लाइबिलिटी उसकी 1000 रुपए की मानी जाएगी, जिसमें 800 यदि वो पेड कर चुका है तो 200 रुपए की लाइबिलिटी अब उसकी कंसिडर की जाएगी। तो इसमें एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स के अलावा क्या है? एक्सटेंट ऑफ देयर प्राइवेट एसेट्स, नो। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, अकाउंट्स कॉल्ड अप एज। अगर यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होता तो हम पेड अप वैल्यू, जो अमाउंट उसने पेड नहीं किया वहां तक का ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं। अब हम ऑप्ट करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म केम टू इंडिया फ्रॉम, देखिए हमारे इंडिया के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस है जो इस फॉर्मेट में आज दिया गया है वो बेसिकली यूके से आया है, यूनाइटेड किंगडम से आया है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम, द यूके। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। व्हेन सेबी केम इनटू फोर्स, सेबी जो है 12 अप्रैल 1992 को जो है ना फोर्स में आया, 12 अप्रैल 1992 को। तो आप ये डेट भी लिख सकते हैं, डेट भी आपको पूछ सकता है यहाँ पर, 12 अप्रैल को ये जो है ना एग्जिस्टेंस में आया और फोर्स में मतलब ये आया, इसमें काम करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 52 है, ए पीस रेट सिस्टम रिटन बाय, देखिए ये एक साइंटिफिक टेक्निक है और साइंटिफिक टेक्निक बेसिकली एफ डब्ल्यू टेलर ने दी है। तो टेलर हैज प्रोपाउंडेड दिस टेक्निक, हैज रिटन दिस टेक्निक बाय द टेलर। फुल नेम ऑफ द टेलर इज एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, विलियम टेलर। इंश्योरेंस बिजनेस इज बेस्ड ऑन, इंश्योरेंस बिजनेस देखिए किस पर बेस्ड होता है? क्या वो पार्किंसन लॉ पर बेस्ड होता है? क्या वो न्यूटन लॉ पर बेस्ड होता है? क्या वो बॉयले लॉ पर बेस्ड होता है? नहीं, वो बेस्ड होता है थ्योरी ऑफ
probability पर and law of large numbers पर. These are the Newton laws and Boyle laws are the science laws and पार्किंसन लॉ स्टैंडिंग फॉर ए काइंड ऑफ लॉ वेयर अगर किसी काम को हमने करने के लिए कहा कि एक महीने में काम होना तो वो एक ही महीने में होगा, उसके लिए अनडिजायरेबल डेडलाइन रहेगी, वो एक महीना उसमें उस काम उसको कंप्लीट होना ही होगा, उसको हम बोलते हैं पार्किंसन लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमोटर इज ए पर्सन. प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी को स्टार्टअप करने में हेल्प करता है, इनकॉर्पोरेशन करने में हेल्प करता है. तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, टेक पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी. क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, वन मैन वन वोट. देखिए वन मैन वन वोट का जो सिद्धांत है वो बेसिकली हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फॉलो करते हैं. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल बी द राइट आंसर. जहां पर भी हो देखिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये इसका हमारा राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज. फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बेसिकली ब्लॉक्ड की जाती है प्लांट मशीनरी बिल्डिंग्स के अंदर, तो इसको हम क्या किस नाम से बुलाएंगे? इट इज टू बी टर्म्ड एज ब्लॉक्ड कैपिटल. इसको हम ब्लॉक्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं. अनब्लॉक्ड वर्किंग कैपिटल एंड नॉन वर्किंग कैपिटल, ये जो है हमारे कैपिटल्स के और अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन ब्लॉक्ड कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल जो कि हमने प्लांट बिल्डिंग मशीनरीज में ब्लॉक कर रखी है फॉर द फर्दर यूटिलाइजेशन और प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, विच लेआउट इज नॉट फ्लेक्सिबल. देखिए अगर मैं लेआउट की बात करूं तो लेआउट का मतलब होता है पार्टिकुलर एक काइंड ऑफ टेक्निक मेथड जहां पर हम कोई चीज जो है मैन्युफैक्चर करते हैं. तो उसमें अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट लेआउट हमारा एक ऐसा लेआउट है जो कि इनफ्लेक्सिबल होता है. इसमें हम जल्दी से कोई चेंजेस नहीं कर सकते. एक बार डिसाइड कर लिया तो उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं. इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग इज एन इम्पोर्टेंट. इंडेक्सिंग क्या है? देखिए इंडेक्सिंग एक टेक्निक है जहां पर बेसिकली हम डाटाबेस रखते हैं. डाटाबेस इन द फॉर्म ऑफ वो हमारी अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है, वो हमारे किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा से रिलेटेड हो सकता है. तो जनरली इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन फॉलो करते हैं? ऑप्शन बी. मेथड है एक प्रकार का मेंटेनिंग द अकाउंट्स बुक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 59. देखिए 59 क्वेश्चन क्या है, द अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड. अथॉरिटी बांट दी जाती है इन विच लीडरशिप स्टाइल. बेसिकली हम अगर बात करें लीडरशिप स्टाइल की तो पॉजिटिव स्टाइल और नेगेटिव स्टाइल ऐसे कोई लीडरशिप स्टाइल नहीं है हमारे. फ्री रेंज स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है जिसमें कि ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज है ना वो फ्री होते हैं अपना काम करने के लिए, उनको किसी प्रकार की अथॉरिटी अलग से नहीं दी जाती. लेकिन अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग टू डेमोक्रेटिक स्टाइल के बारे में, तो डेमोक्रेटिक स्टाइल वो स्टाइल होता है जहां पर एम्प्लॉइज को क्या दी जाती है? पावर्स दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है काम करने के लिए. तो ऑप्शन डी जो है हमारा इसके लिए राइट आंसर कंसिडर्ड किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 60. द प्राइस ऑफ ए शेयर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज इज कम डिविडेंड व्हेन. देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्राइस ऑफ ए शेयर कोटेड. प्राइस ऑफ ए शेयर को हम क्या करते हैं? कोटेड करते हैं, डिसाइड करते हैं इन द स्टॉक एक्सचेंजेस. इज कम डिविडेंड. इज कम डिविडेंड का मतलब होता है अलोंग विद डिविडेंड, डिविडेंड के साथ. व्हेन इट इज टू बी कॉल्ड एज इट इज एन इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, इट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट, इट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट. देखिए इंक्लूड्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को तो आप इग्नोर करें, है ना, क्योंकि ये तो हमारा इंटरेस्ट तो हम पेड करते नहीं है शेयर के ऊपर, डिविडेंड ही पेड करते हैं. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से हमारा राइट आंसर होगा. मैंने बताया कम डिविडेंड, कम डिविडेंड का मतलब होगा अलोंग विद डिविडेंड, तो इट इंक्लूसिव डिविडेंड डिक्लेयर्ड. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा थ्रू कंप्यूटर इज डन बाय इट्स. अब कंप्यूटर के अंदर तो हमारी जो सीपीयू यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या करती है? डाटा को प्रोसेस करती है. सीपीयू स्टैंडिंग फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डाटा को प्रोसेस करने का काम करती है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 62. द चार्टर ऑफ ए कंपनी इज इट्स. किसी भी कंपनी का जो चार्टर होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन. क्वेश्चन नंबर 63. द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट.
अगर इंपॉर्टेंट एडवांटेज की बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड। हाँ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। मेंबर्स कैन conveniently transfer their shares, yes they can transfer their shares without any restriction. It offers infinite scope of expansion, yes उसके पास बिजनेस को फैलाने के, बढ़ाने के इनफाइनाइट स्कोप भी होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, ए बुल स्पेकुलेटर, ए बुल स्पेकुलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो बुल होता है ना, वो बेसिकली एक, आपने देखा होगा बुल का मतलब सांड होता है जो बड़ा तेजी में रहता है, तो इसको हम याद रख सकते हैं कि वो तेजी वाला होता है। वो कैसा होता है, तेजी वाला होता है, उसको हम तेजी वाला बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन बी, तेजी वाला। 65, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस जनरली द मैक्सिमम टर्म ऑफ अदर इंश्योरेंस इज टू बी टर्म्ड एज 12 मंथ्स, 12 महीने होता है इसका मैक्सिमम पीरियड। लेकिन आजकल हमने देखा कि पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए भी हमें मिल जाती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम जाएंगे तो 12 मंथ इसका राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कैसी होती है, लिमिटेड। तो ऑप्शन अनलिमिटेड वाले को तो आप हटा ही दें, जो भी है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वर्ड जहां लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और कहां तक, अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय देम, जो उन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में उतनी लाइबिलिटी तक वो, उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 67, ब्लैंक स्केल फर्म्स एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ब्लैंक स्केल का मतलब होता है कि किस प्रकार का स्केल, स्केल मतलब प्रोडक्शन लेवल, जो कंपनी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती है उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बियर करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब अगर मैं समझाऊं तो ऐसा है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं दिल्ली गया और दिल्ली में मैंने एक छोटा सा कमरा पर ले लिया किराए पर, और उसका किराया जो है 10,000 रुपए है, मैं अकेला रहता हूँ, तो मुझे उसके 10,000 रुपए पेड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसी के साथ मेरे साथ 3 दोस्त और भी आ जाते हैं और मेरे साथ वो जो रूम शेयरिंग करते हैं, तो किराया बढ़ जाएगा। यानी कि लार्ज स्केल जैसे जैसे होता जाएगा तो किराया क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसलिए फर्म जो लार्ज स्केल वाली होती है जनरली वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स, बेनिफिट ऑफ द स्केल्स, यानी प्रोडक्शन के बेनिफिट को बेयर करती हैं। या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जो फिक्स कॉस्ट होती है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हम लगाते हैं, जैसे मशीनरी हमने खरीद ली और उसे प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 यूनिट्स की है और हम उससे प्रोडक्शन ले रहे हैं केवल 50 यूनिट्स का, तो जो फिक्स कॉस्ट है वो 50 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। लेकिन अगर उससे कंप्लीट प्रोडक्शन लेंगे 100 यूनिट्स का, तो वही फिक्स कॉस्ट 100 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उससे हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स के बेनिफिट मिलेंगे और प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी हम लोअर फैक्टर पर रख सकते हैं, कम कीमत उसकी निर्धारित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68, which types of files are available in the form of tray that lie flat horizontally in a cabinet। देखिए जनरली जो फाइल्स रखी होती है ना वो विजिबल फॉर्मेट में होती है, हमें दिखाई देती है ना, किसी पार्टिकुलर ट्रे में, या जो ट्रे आपने देखी होगी कैबिनेट जो होते हैं उनके अंदर फाइलें रखी होती हैं, तो उनको हम ओपन करते हैं तो फाइलें हमें दिखाई देती हैं विद द टैग कि भाई कौन सी फाइल किस नाम से है, तो उसको हम बोलते हैं विजिबल फाइल्स। विजिबल फाइल्स कौन सी फाइल्स, विजिबल फाइल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सम assured इज पेड periodically according to the terms of policy is known as। तो ऐसी पॉलिसी को हम मनी बैक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। दे आर टू बी टर्म्ड एज मनी बैक पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए जो हम पार्टिकुलरली सोसाइटीज फॉर्मुलेट करते हैं तो उनको बोलते हैं मार्केटिंग सोसाइटीज। कैसी सोसाइटी बोलते हैं उनको, मार्केटिंग सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। हाँ, these are to be termed as marketing societies। क्वेश्चन नंबर 71 है, which cooperative societies are helpful to their members in purchasing land and constructing the houses। हमने बात की थी, जो ऐसी सोसाइटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं हाउसिंग सोसाइटीज। क्या बोलते हैं उनको हम, हाउसिंग सोसाइटीज।
तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन? हाउसिंग सोसाइटी। देखिए कहीं है इसमें गिवन, ऑप्शन डी जो है हमारा वो क्या है, हाउसिंग सोसाइटी का है। तो हाउसिंग सोसाइटी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 72, ऑफिस इज टू ए बिजनेस व्हाट द मेन स्प्रिंग इज टू वॉच बाय। देखिए इसका मतलब समझते हैं पहले। ये कहना चाहता है कि ऑफिस इज टू अ बिजनेस, किसी बिजनेस के लिए ऑफिस की उतनी ही जरूरत है। व्हाट द मेन स्प्रिंग इज टू वॉच बाय, इट मीन्स कि जो डिजिटल वॉच होती है, डिजिटल वॉच मीन्स जो ट्रेडिशनल वॉच होती है, मैकेनिकल वॉच होती है, घड़ियां होती हैं, उनके अंदर एक मेन स्प्रिंग होता है। मेन स्प्रिंग एक काइंड ऑफ स्प्रिंग जो कि घड़ी को ऑपरेट करने में, चलाने में मदद करता है। तो ये सेंटेंस, ये वाक्य किसने कहा? जियार्टरी ने कहा? नहीं, ये लॉरेंस एस आर डिक्सी का है। ये वर्ड किसका है? लॉरेंस एस आर डिक्सी का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे एस्टेट में हमसे पूछा जा सकता है इस बार। क्वेश्चन नंबर 73, एन ऑफिस रूटीन। ऑफिस रूटीन का मतलब होता है क्या? ये क्या है? ये ऑपरेशन है? नहीं। क्या ये पर्सनल बिटवीन ए सिस्टम एंड ऑपरेशन के बीच का पॉइंट है? नहीं। स्टैंड बिटवीन ए प्रोसेस एंड ए ऑपरेशन? नहीं। इट इज ए सिस्टम, इट इज ए सिस्टम। ऑफिस रूटीन एक सिस्टम है जहां रूटीन के तौर पे काम किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, ए स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स ए राइज इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इन द फ्यूचर आर कॉल्ड एज। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? बुल बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? बुल बोलते हैं, जो कि जिसको कि ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि फ्यूचर में जो है वो मार्केट प्राइसेस बढ़ सकते हैं, सिक्योरिटीज के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, बिजनेस रिस्क कैन बी। बिजनेस रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बिजनेस रिस्क को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिजनेस रिस्क को खत्म भी नहीं किया जाता, लेकिन ये रिड्यूस किया जा सकता है। तो बिजनेस रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, इसको जो है रिड्यूस्ड किया जा सकता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स फॉर सेल टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इट इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसिंग। नो प्राइवेट प्लेसिंग जनरली मेड बाय द प्राइवेट कंपनीज। बोनस इशू, बोनस इशू जनरली मेड टू द ऑलरेडी होल्डिंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। राइट इशू, ऐसा ऐसे शेयर के इशू को हम राइट इशू बोलते हैं, जिनको हम उनको सबसे पहले उन शेयर होल्डर को अधिकार देते हैं कि वो इन शेयर्स को क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। ऑफर फॉर सेल जनरली बैंक्स के द्वारा की जाती है, उनको हम शेयर्स देते हैं और वो उन शेयर्स को बेचने का काम हमारे लिए करते हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, विच वन इज द मेथड ऑफ फ्लोटेशन। तो ये सारे के सारे मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ शेयर्स हैं, नई मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में शेयर को इश्यू करने के मेथड्स हैं। The optimum point is a size of a firm is. Optimum point is a size of the firm is. कैसा होता है वो? आइडियल होता है। कैसा होता है? आइडियल, आदर्शात्मक होता है। ऑप्टिमम पॉइंट इज ए साइज ऑफ ए फर्म इज नोन एज आइडियल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, पीबीएक्स स्टैंड्स फॉर। देखिए पीबीएक्स होता है प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। क्या होता है? प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। इसका मतलब है कि इनिशियली जो है ना, एक ओल्ड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, पीबीएक्स को हम ओल्ड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं, जिसके तहत जो है इंफॉर्मेशन फ्लोट की जाती थी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, जो कि पार्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रिप्रोड्यूसेस साउंड एट ए डिस्टेंस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट? देखिए टाइपराइटर तो हम हाथ की हाथ बैठ के काम करते हैं तो ही साउंड आती है, और फैक्स जो है बेसिकली वो किसी प्रकार की साउंड रिप्रोड्यूस करता ही नहीं है, सीधा पेपर फॉर्मेट में जाता है। फोटोकॉपियर हमारी फोटोकॉपी करने का काम आता है। तो टेलीफोन एक ऐसा सोर्स है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड्स का काम करता है एट ए डिस्टेंस प्लेसेस, यानी दूर के दराज से। जैसे हम यहाँ बैठ के दिल्ली से कॉल करते हैं तो हमारी साउंड रिप्रोड्यूस होती है, जो हम यहाँ बोलते हैं वही साउंड उनको वहां सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, इन केस ऑफ लेआउट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इन स्पेशल पर्पज मशीनरी। देखिए किस ये पूछता है कि किस प्रकार के लेआउट में जो प्रोडक्शन है वो कैरिड किया जाता है,
इन स्पेशल पर्पज मशीनरी का मतलब होता है जो पार्टिकुलर वर्क के लिए बनाई जाती है। तो ऐसे लेआउट को बेसिकली हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। कौन सा लेआउट है? प्रोडक्ट लेआउट। क्योंकि प्रोडक्ट लेआउट में हम बेसिकली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग स्पेशल पर्पज मशीनरी यूटिलाइज में लेकर आते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए लेकर आते हैं। विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? जब नाम ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो सीधी सीधी बात है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि अल्फाबेटिकली चीजों को अरेंज करना। सपोज ए नाम से अगर 50 चीजें हैं तो उनको एक साथ रखना, बी नाम से अगर 50 चीजें उनको एक साथ रखना, दैट इज टू बी नोन एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म वर्क्स अंडर ब्लैंक कंडीशन। देखिए एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म जो होती है ना, वो ऐसी फॉर्म होती है जो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में वर्कआउट करती है, किसी प्रकार की कोई समस्या उसके साथ नहीं होती है। तो ऐसी फर्म जनरली एवरेज कंडीशन में भी काम करने के लिए तैयार रहती है, उनको एवरेज रिप्रेजेंटेटिव फर्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, द एजेंट ऑफ ब्रोकर्स। देखिए एजेंट ऑफ ब्रोकर्स की बात हुई है, हु ऑब्टेन बिजनेस फॉर देम, दैट इज टू बी नोन एज रेमिजियर्स होते हैं, वो रेमिजियर्स कहलाते हैं। ये एक प्रकार के ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं और ब्रोकर्स के लिए बिजनेस लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, ए इज एन एक्नोलिजमेंट ऑफ डेट। अब उधार का कौन सा एक्नोलिजमेंट होता है इनमें से? सीधी बात है डिबेंचर्स होता है, नो डाउट डिबेंचर्स पर आप टिक करिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, फॉर सिंथेटिक टाइप ऑफ प्रोडक्शन लेआउट इज प्रेफरेबल। देखिए सिंथेटिक टाइप जनरली होता है जहां पर हम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को मिलाकर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है या हम शुगर इंडस्ट्री से शुगर निकालते हैं। तो ऐसी ऐसी जगह पर हम बेसिकली लाइन लेआउट, लाइन जो है ना लेआउट का यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसको प्रोडक्ट लेआउट भी कहा जाता है, जिसे हम लाइन लेआउट या प्रोडक्ट लेआउट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट। अगर एटलीस्ट की बात आ रही है तो कम से कम यानी दो दो मेंबर्स होते हैं, कम से कम की बात हो रही है, दो मेंबर्स होते हैं। अगर एट द मोस्ट होता तो हम प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स की बात करते हैं? 200 मेंबर्स की बात करते हैं। कितने मेंबर्स की बात करते हैं? 200 मेंबर्स की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी। एक कंपनी डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करती है? क्या वो काइंड में डिविडेंड देती है? नहीं। क्या वो कैश में डिविडेंड देती है? हाँ वो कैश में डिविडेंड देती है। आगे पढ़ लेते हैं एक दो पॉइंट और, मे बी पेड इन कैश और काइंड, ये नहीं होगा, केवल कैश में ही देती है। मस्ट बी पेड इन कैश ओनली, यस मस्ट बी पेड इन कैश ओनली, डिविडेंड वो पेड करती है। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 हमारा नीचे ही रह गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट्स फ्रॉम। ओवर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट्स फ्रॉम, देखिए ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब अगर मैं डिस्कस करूं तो इसका मतलब होता है कि हमने उधार का पैसा ज्यादा ले रखा है जिसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या जो प्रॉफिटेबल कंडीशन में यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। सो पेमेंट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गुडविल, underestimating the rate of capitalization, raising more money than can be profitably used, and raising only the money। raising only the money तो नहीं होगा, ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है ऐसा कैपिटलाइजेशन, ऐसा जो है ना ऐसे कंडीशन जिसमें कि हम उधार का पैसा या ये जो है ना पैसा अदर सोर्सेज से अरेंज तो कर लेते हैं लेकिन उनको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते या प्रॉफिटेबली वो यूज नहीं हो पाता, तो उसे हम बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। ए पार्टनर इन ए फर्म, पार्टनर इन ए फर्म, एक पार्टनर फर्म में क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है? कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स टू एन आउटसाइडर, यही इसका जो है सही आंसर होगा। क्योंकि बाकी में देखिए क्या लिखा है, जरा पढ़ लेते हैं एक बार फिर भी इसको होल्ड पर रखते हुए। कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स टू द आउटसाइडर विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी पार्टनर, नो मेजोरिटी पार्टनर नहीं, सभी पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत होती है। कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टनर, विदाउट तो पॉसिबल ही नहीं है। कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू द आउटसाइडर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, हाँ ये हो सकता है, लेकिन यहाँ एक पार्टनर फर्म में क्या नहीं कर सकता अगर हम बात करें तो कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू द आउटसाइडर विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ऑप्शन ए ही हमारा इसका सही आंसर होगा।
ऑप्शन ए को आप जो है ना टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हु हैव नो क्लेम फॉर द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर प्रेफरेंशियल शेयर्स। ऐसे शेयर होल्डर जिनको जो कोई क्लेम नहीं कर सकते एरियर्स ऑफ डिविडेंड पर, यानी कि किसी साल यदि इनको कोई डिविडेंड नहीं मिला तो उस डिविडेंड का वो क्लेम नहीं कर सकते, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो कम से कम में कितने मेंबर चाहिए होते हैं, 10 मेंबर चाहिए होते हैं। At least 10 members are required for the registration of a cooperative society. Question number 92. The method of evaluating the efficiency of worker is termed as। तो इसको हम मेरिट रेटिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, मेरिट रेटिंग बोलते हैं। जॉब इवेल्युएशन, फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग, दीज आर द मेथड अदर देन द evaluating the efficiency of workers. Question number 93 है हमारा, when a right to purchase securities is acquired it is known as। मैंने आपको बताया था that is to be known as call option। put option सेलिंग के लिए होता है, कॉल ऑप्शन बाइंग के लिए होता है। अर्निंग गुडविल इज नेसेसिटी, नीड होता है, अर्निंग गुडविल इज नीड फॉर द बिजनेस एथिक्स। वाइल डेलीगेटिंग ए सुपीरियर डेलीगेट्स, तो क्या डेलीगेट करता है, केवल और केवल अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट डेलीगेट, ओनली अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बाय द सुपीरियर इन द डेलीगेटिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है हमारा, ये देखते हैं। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, which of the following is the actual physical product from the source। here from the source of sending for the person who is sending the information, तो उसके के थ्रू हमारे पास एक्चुअल में क्या जाता है, मैसेज जाता है, वो मैसेज को ट्रांसफर करता है, तो मैसेज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर्स रेफर्स टू। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन यानी बचाव में सुरक्षा है। बचाव में सुरक्षा का मतलब है कि भाई हम उसको क्या कर सकते हैं कि भाई प्रिक्योर मतलब इलाज करवाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि बचाव करने। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चला हुआ, कोविड-19 चला हुआ है, तो बजाय ये कि हम जो है बिना मास्क के इधर उधर घूमे और कोई प्रिवेंशन ना लें और बाद में बीमार होने के बाद इलाज करवाएं, उससे अच्छा है कि हम एडवांस में प्रिवेंशन ले लें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अवॉइडिंग ऑफ रिस्क किया जा सकता है, रिस्क को क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, यानी रिस्क होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी उससे हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस। देखिए किसी भी ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस एक बेसिक फंक्शन होता है और उसको रिकॉर्ड्स रखना होता है बेसिकली, तो इट इज ए बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 99 है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज आल्सो कॉल्ड एज। अनसिक्योर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं, मॉर्गेज डिबेंचर तो सिक्योर्ड होते हैं, नो। which creates a charge against the companies, no। naked debentures are to be termed as unsecured debentures। इनको हम क्या बोलते हैं, naked debenture। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होल्डर भी हमारे जो है ना सिक्योर्ड होते हैं, उनको हम नहीं बोलते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, बियरर डिबेंचर भी बोल देते हैं, इनको क्या बोल देते हैं, बियरर डिबेंचर भी बोल देते हैं, ये नेक्ड डिबेंचर के नाम से भी जाने जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेबी। किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, सेबी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई जो बेसिकली वो विभिन्न काइंड ऑफ बैंक्स को रेगुलेट करता है, बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो आरबीआई को हम वहां पर अप्लाई करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हुए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले एग्जाम के लिए कि आपका एक्सेल का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, और जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर करें तो एटलीस्ट मुझे जरूर इन्फॉर्म करें और मैं आप लोगों के लिए तहे दिल से जो ना प्रेयर भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद 100 MCQs ऑफ अकाउंटेंसी। टाइम आई विल कन्वे टू यू।